हेलो टू ऑल, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सद्गुरु पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th बायोलॉजी से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस वीडियो में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाली हूँ। सो लेट्स डाइव डीपर इनटू द चैप्टर। सो आवर टॉपिक इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो फ़नी वे में एक्सप्लेनेशन अगर देखा जाए तो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लॉजिकली क्लासिफिकेशन करना इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्योंकि शुरू में जो लोग थे, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी नीड्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर देते थे। फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के बेसिस पे क्लासिफाई कर देना लिविंग ऑर्गेनिज्म को। फिर धीरे धीरे बाद में जो था साइंटिफिक वे जो थे फॉलो किए गए टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें से सबसे फर्स्ट था एरिस्टोटल। ही वॉज द वन जिसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया फर्स्ट इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को फिर उसने फिर और क्लासीफाई किया हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़। हर्ब्स में हम देखते हैं बहुत ही वो वाले छोटे वाले प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे कि सॉफ्ट प्लांट्स जैसे धनिया, पुदीना, ये सब चीज़ें। और श्रब्स में फिर आ जाती हैं जैसे रोजेज़, लेमन ट्रीज़, ये सब। और फिर लास्ट में आते हैं ट्रीज़ जैसे पीपल, वैनियन ट्री, मैंगो ट्री, ये सब। फिर एनिमल्स को उसने क्लासिफाई किया था विद और विदाउट रेड ब्लड सेल्स, मतलब रेड ब्लड, जिसका ब्लड रेड है उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, जिसका ब्लड रेड नहीं है उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। एरिस्टोटल के बाद से स्टार्ट हुआ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और वी कैन से किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ एरिस्टोटल के बाद। फिर 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम तक क्लासिफिकेशन हुए। बट एज पर आर NCERT वी आर फोकसिंग ऑन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देन ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो दिया था कैरलस लीनियस ने। कैरलस लीनियस ने सेल वॉल के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ द प्लांटी जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और अदर वन इज़ द एनिमेलिया जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू अर्लियर क्लासिफिकेशन। हमने देखा कि किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया था, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम। तो जब भी हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि कुछ नया करने में मिस्टेक्स भी होती हैं। तो वही चीज़ इनके साथ भी हुई। साइंटिस्ट ने अपने अपने बेसिस पे जो थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते गए वैसे वैसे उन पुराने क्लासिफिकेशन में कुछ कमियां दिखी, फिर उनको दूसरे साइंटिस्ट ने ठीक किया। बस वही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब अर्लियर क्लासिफिकेशंस हुए थे तो सेल वॉल के बेसिस पे, मतलब जिन जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल थे उन सबको प्लांट्स में डाल दिया गया, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई और जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सब के पास सेल वॉल होती है, तो उनको उठा के सबको प्लांट्स में डाल दिया। जबकि फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जबकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फिर भी इन्हें एक ही किंगडम में डाल दिया प्लांट्स में। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। उसके बाद आ गया कि भाई कुछ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी एक ही साथ डाल दिया। वही सेम बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स, बट फंजाई, प्लांट्स वगैरह ये सब क्या हैं, ये यूकैरियोट्स है, बट स्टिल इनको सेम कैटेगरी में डाल दिया गया। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही साथ डाल दिया, जैसे यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास और मल्टीसेलुलर स्पाइरोगैरा को एक एल्गी में डाल दिया, जो कि प्लांट्स में आता है। फिर आगे देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को एक साथ डाल दिया। ऑटोट्रॉफिक जैसे प्लांट्स, हेटेरोट्रॉफिक जैसे फंगस, ये भी एक ही साथ प्लेस्ड हैं। दिस इज ऑल्सो द मिस्टेक। फिर आगे हमने देखा कि जैसे कि सेल वॉल ठीक है, सेल वॉल, पर कंपोजिशन वाइज भी तो डिफरेंट है। जैसे फंगस का सेल वॉल है वो काइटिन का है, प्लांट्स का सेल वॉल सेल्यूलोज का है, बट स्टिल उनको सेम कैटेगरी में डाल देना। सो दीज आर सम इश्यूज जो कि अर्लियर क्लासिफिकेशन में देखने को मिले। फिर इन सब को ठीक करने के लिए, इन सब को नोट करके फिर क्लासिफिकेशन आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था RH विटेकर ने। सो लेट्स डिस्कस दैट। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वन ऑफ द फेमस क्लासिफिकेशन है। ये दिया था RH विटेकर ने 1969 में।
इसके क्राइटेरियाज जो थे विटाकर ने किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया था, वो बेसिस हैं जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, वो सब, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे सेक्सुअल, एसेक्सुअल या वेरियस अदर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, फिर एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी, मतलब आपके एंसेस्टर्स से लेकर इवोल्यूशन को भी इसने एक बेसिस बनाया क्लासिफिकेशन का। तो ये कुछ एडवांस इसके बेसिस रहे जिसकी वजह से इसका क्लासिफिकेशन जो था काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद जिस इन क्राइटेरियाज पे इसने जितने किंगडम्स बनाए थे वो थे 5 किंगडम्स। फर्स्ट वन इज़ द मोनेरा, जिसमें इसने सारे प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया था। सेकंड वन इज़ द प्रोटिस्टा से लेकर फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सब में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस के बाहर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोटिक मतलब जिनके न्यूक्लियस के बाहर बहुत वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म से आराम से सेपरेट हो सकता है, उन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। आगे हम इन्हीं सब किंगडम्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। एनसीईआरटी में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक कंपैरेटिव चार्ट दे रखा है, तो इसको भी एक बार देख लेना चाहिए हमें। सबसे पहला जो टाइप दे रखा है जिसके बेसिस पे क्लासिफाई किया है, जैसे सेल टाइप है। सेल टाइप हम देखते हैं कि मोनेरा जो है, ओनली मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे रेस्ट अदर किंगडम्स यूकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब जो थर्ड पॉइंट दे रखा है उससे हम एक बार देख सकते हैं कि उनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है, क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स हैं। अगर और जो रेस्ट अदर हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जस्ट बिकॉज दे आर यूकैरियोटिक। फिर हम देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है बैक्टीरिया में येस ऑफ कोर्स सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन उनकी जो सेल वॉल है वो प्लांट्स की तरह सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, वो बनी होती है पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड के लिंकेज से। ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा में सेल वॉल सब में नहीं होती है, कुछ कुछ प्रोटिस्ट्स में हमें सेल वॉल देखने मिलेगी, वी विल डिस्कस लेटर। फंजाई में ऑफ कोर्स सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पर इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी है। प्लांट्स में सेल वॉल होती है और ये बनी होती है सेल्यूलोज की। एनिमल्स में सेल के अराउंड, सेल मेम्ब्रेन के अराउंड कोई सेल वॉल नहीं होती है, सो सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमल्स। उसके बाद हम देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, मोनेरन्स जो होते हैं वो सेल्यूलर होते हैं, दे आर यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल होते हैं मोनेरा। प्रोटिस्टास जो होते हैं वो भी सिंगल सेल होते हैं, दे आर ऑल्सो यूनिसेल्यूलर। प्रोटिस्टा के लिए एक क्वेश्चन आता है कि प्रोटिस्ट्स आर यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। उसके बाद से फंगस से मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाती हैं और कुछ लूज टिश्यूज़ भी हमें देखने मिलते हैं। प्लांटी में ऑफ कोर्स टिश्यू सिस्टम और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो मोनेरन्स जो होते हैं, कुछ मोनेरन्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों। मोस्टली ये हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में भी ये सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं, कुछ केसेस में हम सिम्बायोटिक भी पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोटिस्ट आते हैं, ये भी दोनों हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। उसके बाद फंजाई इज़ टोटली हेटेरोट्रॉफिक, वो अपना खाना किसी और से ही लेगा, खुद नहीं बनाता। ये सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, दोनों तरह से। सैप्रोफिटिक मतलब जो किसी डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, पैरासिटिक मतलब जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। प्लांट्स
टोटली ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके बाद एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। दे कुड बी लाइक होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, एनी। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट किंगडम मोनेरा। मोनेरा के बारे में जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, प्लस ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोनेरा किंगडम में आते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब उनके न्यूक्लियस के बाहर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और साथ ही इन सेल्स में सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, और इनका जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू एक कोई भी नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल के। इनका साइज़ सिर्फ और सिर्फ 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है एक टिपिकल बैक्टीरिया का। मोनेरा किंगडम के जो होल एंड सोल मेंबर्स हैं वो हैं बैक्टीरिया या मोनेरा किंगडम बैक्टीरिया के ही नाम से जाना जाता है बेसिकली। ये आपको एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में भी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज देखने को मिलेंगे। हैबिटेट की बात करें तो दे आर कॉस्मोपॉलिटन मतलब ये हर जगह मिल सकते हैं। इट कुड बी लाइक एयर, वाटर, सॉइल, या अगर हॉट डेजर्ट्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स हैं, स्नो है, डीप ओशंस हैं, हर जगह ये आपको देखने को मिलेंगे। with or without oxygen even they can survive, so they are cosmopolitan। फिर हम बात करते हैं जो बैक्टीरियाज होते, मोनेरन्स होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। बेसिकली हम बहुत आगे कई बार देखेंगे कि इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन को म्यूरिन भी बोलते हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकन इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ पॉलीमर ऑफ लिंक्ड पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड्स। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है एक्चुअली स्ट्रक्चर वाइज तो बहुत सिंपल होता है, क्योंकि देखो ना इसमें सेल ऑर्गेनेलीज है, ना इसमें ढंग का न्यूक्लियस है, तो स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। बट उसके बाद भी बिहेवियर वाइज दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि लाइक दे आर शोइंग सो मैनी things in a diverse way, like they are showing different modes of reproduction के अलग अलग modes देखेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनके काफ़ी अलग हैं। दे आर शोइंग लाइक बोथ फोटोसिंथेसिस भी और हेटेरोट्रॉफिक भी हैं, ये कीमोसिंथेसिस भी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि बहुत इतने हार्श एनवायरनमेंट्स में भी देखने को मिलते हैं। तो दीज आर जस्ट लाइक कि स्ट्रक्चर सिंपल है बट बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स है इनका। ये एक टिपिकल बैक्टीरिया का डायग्राम है। जैसे कि मैंने बोला कि मोनेरा का जो होल एंड सोल मेंबर है वो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है हमें। सबसे पहले वो इस डायग्राम के थ्रू आई विल बी शोइंग यू कि सबसे पहले देखो, क्योंकि ये सेल है जहाँ मैंने पॉइंट्स डाल रखे हैं 1 2 3 4, उनको देखते हुए चलें। सबसे पहले देखो सेल है तो साइटोप्लाज्म तो होगा ही। उसके बाद सेकंड नंबर पर मैंने डाला है न्यूक्लियोइड जो है वो इस बैक्टीरिया का मेन जेनेटिक मटेरियल है जिसके अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये वही न्यूक्लियस है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। थर्ड वन इज़, इसमें 3 लेयर होता है वॉल्स का। सबसे पहले सेल के अराउंड सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है सेल वॉल, और सेल वॉल के बाहर बैक्टीरिया में एक एडिशनल लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो सेल वॉल के जस्ट बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। अगर वो लूज शीट होती है तो उसको हम बोलते हैं स्लाइम। ये किसी भी चीज़ से स्टिक होने में हेल्प करता है, चिपकने में। और अगर या टफ है जैसे कि कोई कैप्सूल जैसा हार्ड टफ, तो उसको हम बोलते हैं कैप्सूल ग्लाइकोकैलिक्स। ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है बेसिकली बैक्टीरिया के लिए हार्श कंडीशंस में। फिर मैंने 6 नंबर पे मार्क किया है मीज़ोजोम्स। देखिए, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि बैक्टीरियाज जो हैं प्रोकैरियोट्स हैं तो इनमें कोई सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ये जो मीज़ोजोम है ये एक सॉर्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेली की तरह बिहेव करता है। अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना है तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन करता है, मीज़ोजोम्स भी सेम वही काम करते हैं बैक्टीरिया में। ये जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं और ये वही फंक्शन करते हैं बैक्टीरिया में जैसा यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स में
माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। तो मीसोसोम्स आर जस्ट इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दे आर परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन फॉर बैक्टीरियल सेल। इसके अलावा भी इसके और सारे फंक्शन है, बट दिस इज़ द मेन वन। उसके बाद आता है, अगर इन मीसोसोम्स में देखिए, अगर इन मीसोसोम्स में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जैसे कि क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा, तो क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो करता है क्रोमैटोफोर। अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, अपना खाना खुद बनाएगा, तो उनके मीसोसोम्स में हमें ये क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट प्रेजेंट होगी, जिसको हम बैक्टीरिया में है तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोल देते हैं। इनके क्रोमैटोफोर्स में बैक्टीरियो क्लोरोफिल मिलेगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर हेटेरोट्रॉफिक होगा तो ऑब्वियसली इनके मीसोसोम्स में पिगमेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर ये ऑटोट्रॉफिक है, दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, तो क्रोमैटोफोर्स में बैक्टीरियो क्लोरोफिल मिलने के चांसेस होते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, देखिए, मेन न्यूक्लियड के अलावा भी दे हैव सम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के कई तरह के फंक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 9th वन। देखिए, इसमें राइबोसोम्स ज़रूर होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं। दैट इज़ वाई बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। राइबोसोम भी पर्टिकुलरली 70S टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है। एंड उसके बाद लास्ट वन इज़ द फ्लैजेला, 10th वाला। अगर बैक्टीरियल सेल मोटाइल है तो उसमें फ्लैजेला होगा। इनका फ्लैजेला यूकैरियोट से डिफरेंट होता है। यूकैरियोट्स में जो फ्लैजेला है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का मिलके बना होता है, बट जो बैक्टीरियाज हैं उनमें फ्लैजेला जो है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का मिलके बना है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल सेल इन फ्रंट ऑफ यू। शेप्स के बेसिस पे जो बैक्टीरिया है वो 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमारी NCERT में जो मेंशन है। अगर बैक्टीरिया का सेल स्फेरिकल या राउंड शेप होगा तो उसको हम कोकस बैक्टीरिया बोलेंगे। अगर लॉन्ग स्लेंडर रॉड जैसा शेप होगा, रॉड शेप होंगे, तो हम उनको बैसिलस बैक्टीरियाज बोलेंगे। जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो दही में होता है बैक्टीरिया, वो इसी शेप का होता है, इसलिए उसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। उसके बाद आता है विब्रियो। विब्रियो मतलब कोमा शेप के बैक्टीरियाज होते हैं ये। और स्पाइरलम, स्पाइरल शेप के बैक्टीरियाज को हम स्पाइरलम बैक्टीरियाज बोलते हैं। सो नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया है वो 2 तरह का न्यूट्रिशन शो करता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, देयर आर वेरी फ्यू बैक्टीरियाज जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जबकि जो रेस्ट अदर्स हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियाज हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक ही हैं। ऑटोट्रॉफिक भी 2 तरह का होता है, एक तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, एक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। मींस ये अपना खाना 2 तरह से प्रिपेयर करते हैं। कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं जिनके पास हायर ग्रीन प्लांट्स की तरह ही पिगमेंट प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल ए, और वो लाइट की प्रेजेंस में, फोटो मीन्स लाइट, लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। इसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेसिस, कीमो मीन्स केमिकल्स को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया को यूज़ करके वो अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। जैसे कि कुछ नाइट्रोसोमोनास हो गए, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर्स, दे आर यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू प्रोड्यूस देयर फूड। नेक्स्ट वन आता है हेटेरोट्रॉफिक, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक जो है वो 3 टाइप्स में हमें शो होता है, लाइक पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक। इन तीनों में से भी सैप्रोफाइटिक इज़ द मोस्ट कॉमन वन। पैरासिटिक मतलब दे डिपेंड ऑन सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर वो अपना फूड लेते हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट बोल देते हैं। इस केस में हम देखते हैं कि ये कई तरह की डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे टाइफाइड हो गई और कॉलेरा हो गया,
या सिट्रस कैंकर, प्लांट्स एनिमल्स दोनों को अफेक्ट करते हैं बेसिकली। दूसरा हम देखते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहता है, मतलब दोनों को फ़ायदा होता है उससे। एग्जाम्पल है राइजोबियम। यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के, जो दाल वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, दालों वाले जो फसलें होती हैं, उनकी रूट्स में रहते हैं और फिर उनको ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जबकि उसके रिस्पेक्ट में वो लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट्स हैं राइजोबियम को फूड प्रोवाइड करती है। सो दिस इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दोनों को फ़ायदा हो रहा है इसमें। नेक्स्ट वन इज़ द सैप्रोफिटिक, और सैप्रोफिटिक भी मोस्ट कॉमन टाइप है इसमें हेटेरोट्रॉफिक में। ये किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड डिराइव कर लेते हैं। दे आर लाइक डीकम्पोजर्स की जैसे एक्ट करते हैं। तो दिस इज़ द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया से, जो कि है आर्ची बैक्टीरिया। उसके बाद सेकंड इज़ द यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया अगर हम दोनों को देखें, उन दोनों में से जो आर्ची बैक्टीरिया है उसको सबसे ज़्यादा एंशंट बैक्टीरिया माना जाता है, सबसे पुराने तरह का प्रिमिटिव बैक्टीरिया माना जाता है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो यू बैक्टीरिया से भी सिंपल है, क्योंकि इनके जो सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होता है। क्योंकि देखिए, एक तो इनका स्ट्रक्चर इतना सिंपल है, उसके बाद भी जो इनका बिहेवियर है, जितना स्ट्रक्चर सिंपल है उतना ज़्यादा इनका बिहेवियर जॉ ड्रॉपिंग है, मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग बिहेवियर है इनका, कि इतना सिंपल स्ट्रक्चर होने के बाद भी दे कैन सर्वाइव इन वेरी हार्श हैबिटेट्स। इतनी एक्सट्रीम, इतनी ज़िरिक कंडीशंस में भी ये लोग सर्वाइव कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट है। सो लेट्स सी, अगर देर आर आर्ची बैक्टीरिया भी 3 टाइप्स के हैं, मिथैनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स और हेलोफिल्स। मिथैनोजेंस जो हैं वो बैक्टीरियाज जो एनारोबिक कंडीशंस में रह लेते हैं। एनारोबिक मतलब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, बिना ऑक्सीजन भी दे सर्वाइव। ये कहाँ ग्रो करते हैं? दे ग्रो इन मार्शी हैबिटेट्स, दलदली एरिया में जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है, या मार्शी हैबिटेट्स में हमें देखने मिलते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स, जो कैटल्स होती है, गाय भैंस वगैरह, इनकी गट में, इनके स्टमक, इनके इंटेस्टाइन में हमें देखने को मिलते हैं मार्शी मिथैनोजेंस बैक्टीरिया, जिसकी वजह से जो गाय का गोबर वगैरह है उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जिसको हम बायोगैस भी बोलते हैं। सो दीज बैक्टीरियाज आर कॉल्ड एज मिथैनोजेंस। इनके एग्जाम्पल हैं मिथैनोकोकस, जैसे मिथैनो मीन्स मीथेन प्रोड्यूसिंग, कोकस मीन्स राउंड शेप बैक्टीरिया, हमने शेप्स डिस्कस किए हैं अभी। मिथैनोबैसिलस मतलब मीथेन प्रोड्यूसिंग रॉड शेप बैक्टीरियाज आर मिथैनोबैसिलस। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मो मीन्स हॉट एरियाज़, या जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वैसे एरियाज़। एसिडो मीन्स एसिडिक सॉइल, एसिडिक वाटर। तो हॉट एंड एसिडिक कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स आर्ची बैक्टीरियाज। ये एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। इनका एग्जाम्पल है थर्मोकोकस। थर्मो इज़ हीट, कोकस इज़ अगेन राउंड शेप के बैक्टीरियाज। थर्मोबैसिलस हीट एंड रॉड शेप के बैक्टीरियाज। उसके बाद थर्ड इज़ द हेलोफिल्स। हेलो मीन्स, हेलो वर्ड का मीनिंग होता है सॉल्ट। ये वाले बैक्टीरियाज एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशंस, सॉल्टी सॉइल्स या सॉल्टी वाटर में भी आपको मिल जाते हैं। इनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। इसका एग्जाम्पल है हेलोकोकस आर्ची बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड टाइप का बैक्टीरिया विच इज़ यू बैक्टीरिया। वर्ड यू का मतलब है ट्रू। ट्रू बैक्टीरियाज को ही हम यू बैक्टीरियाज बोलते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे बैक्टीरियाज, साइनोबैक्टीरिया जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और माइकोप्लाज्मा, ये सब आ जाते हैं। इनको हम स्टडी करेंगे। इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन को म्यूरिन भी बोलते हैं। आर्ची बैक्टीरिया में नोट कीजिएगा पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट था, जबकि यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आता है इनका, अगर ये मोटाइल हैं तो डेफिनेटली इनके पास फ्लैजेला होगा, और जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होगा।
यू बैक्टीरिया में हम देखते हैं कि कुछ बैक्टीरियाज अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया बोल सकते हैं। जैसे कि उसमें साइनोबैक्टीरिया या जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होते हैं, पर ये जो है मोस्टली कॉलोनीज़ में रहना पसंद करते हैं। कॉलोनीज़ में रहते हैं, एक साथ फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। हैबिटेट वाइज देखें तो ये वाटर पे और टेरेस्ट्रियल हर जगह मिल जाते हैं, लैंड वाटर हर जगह, वाटर में भी फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, कुछ भी टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी देखने मिलते हैं ये, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एल्गी बोल देते हैं इनको। इसका एग्जांपल में नॉस्टॉक और एनाबीना है साइनोबैक्टीरिया के। देखिए ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो इनके पास सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स पिगमेंट प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल ए, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करना इनके लिए इजी हो जाता है। अगर देखिए साइनोबैक्टीरिया की वजह से कई बार ब्लूम्स भी प्रोड्यूस हो जाती हैं। ब्लूम्स का मतलब होता है, जैसे इसको हम एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं। अगर कोई वाटर बॉडी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है इन एल्गी की, जिसकी वजह से वाटर ग्रीन दिखता है। ये पानी की सरफेस पे इस तरह फैल जाती हैं कि उस वाटर बॉडी के अंदर जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स रह रहे हैं उनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ ये फर्दर जो है सनलाइट को वाटर के अंदर जाने नहीं देती। उसकी वजह से जो नीचे जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। प्लस ये खुद वाटर के अंदर जितना डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको भी यूज़ कर लेती है, तो अल्टीमेटली एक्वाटिक एनिमल्स का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस भी वाटर बॉडी में ये वाली एल्गल ब्लूम्स देखने मिलती है। एक बार हम साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नॉस्टॉक एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। इनके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स देखने को मिलते हैं जिनको हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। सो दे आर यूजफुल बैक्टीरियाज बेसिकली। उसके बाद इन बाहर एक जिलेटिनस शीथ प्रेजेंट होती है, जिसको म्यूसिलेजिनस शीथ भी बोलते हैं। ये कॉलोनीज को सराउंड करके रखती है, एक साथ स्टिक रहने में भी हेल्प करती है ये। नेक्स्ट आता है यू बैक्टीरिया में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। इसमें क्या करते हैं, बैक्टीरियाज अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन केमिकल्स को यूज़ करके। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं बैक्टीरियाज टू रिलीज़ एनर्जी, जिसको वो एटीपी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र और आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स को भी रिसाइकिल करते हैं। उसके बाद आते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, किसी भी तरह से। उसमें भी जो डीकम्पोजर्स हैं वो मेजॉरिटी है, मतलब सैप्रोफाइट्स मेजॉरिटी हैं। यूकैरियोट्स में एक लास्ट तरह का बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा जिसको हम बोलते हैं, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं। अर्थ के ऊपर सबसे छोटे, लाइक बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं, उनसे भी ज़्यादा छोटे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स ऑन द अर्थ, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, दे लैक सेल वॉल। उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ देम आर पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं, उनको हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, एंड माइकोप्लाज्मा इज़ वन सच। देखिए बैक्टीरिया मतलब ये नहीं होता कि ये हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाएंगे। दोनों तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, हेल्पफुल भी होते हैं तो हार्मफुल भी होते हैं। सो लेट्स जस्ट डिस्कस द हेल्पफुल बैक्टीरियाज। जैसे कि कर्ड बैक्टीरियाज जो दूध से दही बनाने में हेल्प करते हैं, लैक्टोबैसिलस, दे आर हेल्पफुल बैक्टीरियाज। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, कई सारी मेडिसिन्स बनाने में हेल्प करते हैं बैक्टीरियाज। उसके बाद है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, बिकॉज प्लांट्स जो हैं, जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको यूज़ नहीं कर सकती, वो प्लांट्स के लिए एकदम वेस्ट है। तो उस नाइट्रोजन को वो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, जिनको प्लांट्स यूज़ करते हैं, फिर फर्दर प्रोटीन्स बनाते हैं और भी कई सारी चीज़ें। तो प्लांट्स को
जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको इस तरह से कन्वर्ट करके प्लांट्स को प्रोवाइड करना है, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कह सकते हैं। जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया उसमें से एक है जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज। हार्मफुल मतलब ये पैथोजेनिक ही होते हैं। दे मे कॉज डिजीज टू ह्यूमंस, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स, पेट्स या प्लांट्स में किसी में भी। ये कुछ डिजीजेस जो एनसीईआरटी में गिवन है, जैसे कि ये विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया की वजह से होता है। सिट्रस कैंकर ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। अगर आपने देखा हो कि नींबू के पेड़ पे कई बारी छोटे छोटे ब्राउन ब्राउन ब्रिसल्स जैसे छाले जैसे हो जाते हैं, वो इसी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस बैक्टीरिया की वजह से। Now reproduction in bacteria. First is the asexual type of reproduction shown by bacteria. Asexual में भी they are showing binary fission and spore formation. So binary fission, binary binary bi का मतलब होता है टू, fission का मतलब होता है breakdown. तो एक सेल, एक बैक्टीरियल सेल दो डॉटर सेल्स में जब डिवाइड होता है उसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक बैक्टीरिया के सेल में डीएनए रेप्लिकेट होता है टू पार्ट्स में। उसके बाद धीरे धीरे सेल इलोंगेट होता है, फिर सेल के बीच में एक सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, एक वॉल पार्टीशन जैसा बनने लगता है और अल्टीमेटली एक सेल स्प्लिट हो जाता है दो डॉटर सेल्स में। इसी को हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। ये जनरली देखने मिलता है एसेक्सुअल फॉर्म में। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन। ये तभी होता है जब कंडीशंस अनफेवरेबल है, मतलब बैक्टीरिया के पास एनवायरनमेंट जो है उसके आसपास वो ठीक नहीं है, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बहुत कम, या स्कैरसिटी ऑफ फूड, या किसी भी वजह से अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर ही स्पोर्स बनाता है, जिनको हम बोलते हैं एंडोस्पोर्स। उन स्पोर्स के बाहर एक हार्ड स्पोर कोट होती है जो उनको प्रिवेंट करके रखती है, और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होते हैं ये स्पोर कोट जो है बर्स्ट होती है और इसमें से ये जो स्पोर्स हैं ये बाहर जर्मिनेट होते हैं, मतलब बाहर एक्सपोज होते हैं, और देन दे जर्मिनेट लाइक अ नॉर्मल बैक्टीरियल सेल। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या जीन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म। इसमें जो बैक्टीरिया है वो अपने डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है। सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह के गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ओनली जेनेटिक जो मटेरियल है उसी का ट्रांसफ़र हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, इसीलिए इसको जीन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म बोलते हैं। 3 तरह का होता है। फर्स्ट वन इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल है अपने सराउंडिंग मीडियम में से किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट को अब्जॉर्ब कर लेता है, बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट को अब्जॉर्ब करता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन जीन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ द कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया के साथ बैक्टीरियाज में पिलाई के थ्रू ट्यूब बन जाती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। इसकी वजह से जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र होता है। प्लाज्मिड इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। एक ब्रिज जैसा कनेक्शन होता है बेसिकली। थर्ड वन इज़ द ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में बैक्टीरिया में जो डीएनए का जो ट्रांसफ़र होता है वो एक बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस की वजह से होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म सीन इन बैक्टीरिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड टॉपिक, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो हैं, हमने मोनोरेंस देखे। मोनोरेंस सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। उसके बाद से जितने भी बचे हुए किंगडम्स हैं सब यूकैरियोटिक हैं। तो सबसे फर्स्ट यूकैरियोटिक किंगडम होता है प्रोटिस्टा। यूकैरियोटिक होने का मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म के सेल में जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड होगा, और उस ऑर्गेनेली के सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होंगे। यही तो मतलब होता है यूकैरियोट्स का। फिर उसके बाद जो यूकैरियोट्स होते हैं, जो प्रोटिस्टाज होते हैं, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
सो प्रोटोस्टास के लिए क्वेश्चन आता है कि सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, तो आपको प्रोटिस्टा टिक करना होता है, जबकि सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आप मोनेरा टिक करोगे। इसके बाद अब जितने भी बचे हुए किंगडम्स हैं उसमें सब हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखने मिलेंगे, भले ही वो यूकैरियोटिक हों पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखने मिलेंगे, जबकि प्रोटिस्टा जो है वो सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का किंगडम है। प्राइमरीली ये एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं, पानी में रहते हैं, फिर भले फ्रेश वाटर हो या मरीन वाटर हो जिसमें सॉल्ट कंटेंट होता है, तो मेनली ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्टास को हम लोग कनेक्टिंग लिंक भी बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक मोनेरास के और बाकी के जितने भी बचे हुए यूकैरियोटिक किंगडम्स हैं उन दोनों के बीच में, प्रोकैरियोट्स और बचे हुए रेस्ट अदर यूकैरियोट्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक हो जाता है प्रोटिस्टा। जैसे कि फंजी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये भी यूकैरियोट्स हैं, लेकिन जो फर्स्ट यूकैरियोट्स हैं वो प्रोटिस्टा हैं। तो प्रोटिस्टास आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड द अदर यूकैरियोट्स। अगर प्रोटिस्टास में लोकोमोशन होगा, लाइक अगर वो मूव करेंगे, तो इनमें सीलियाज और फ्लैजेलास प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज ये वाटर करंट के साथ ही फ्लो करेंगे। और रिप्रोडक्शन की बात करें प्रोटिस्टा में, तो एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरह से हो सकता है। सेक्सुअली सेल फ्यूजन के थ्रू जाइगोट फॉर्मेशन होगा, तब जाके होगा। प्रोटिस्टा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स का आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि प्रोटिस्टास ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और मिक्सोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक अगर होंगे तो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। अगर हेटेरोट्रॉफिक होंगे तो ये शायद प्रेडेटर हो, पैरासाइट हो या सैप्रोफाइट हो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर। और अगर मिक्सोट्रॉफिक है, मिक्सो का मतलब है ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और साथ ही में हेटेरोट्रॉफिज्म भी शो करेंगे, मतलब अपना खाना अगर सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, और अगर डार्क है, लाइक अगर एब्सेंट है, लाइट एब्सेंट है, तो ये प्रेडेटर की तरह बिहेव करेंगे अपने आसपास के छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। सो दिस सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉफिक। प्रोटिस्टास के अंदर हमें मेजरली ये 5 ग्रुप्स पढ़ने हैं: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, प्रोटोजोअन्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है ये, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोटिस्टास का फर्स्ट ग्रुप, क्राइसोफाइट्स। ये जो हैं, ये जो हैं, ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों तरह के वाटर में देखने को मिलते हैं। क्राइसोफाइट्स के पास खुद का फ्लैजेला और सीलिया नहीं होता, जिसकी वजह से वो खुद से मूव नहीं कर सकते। तो ये जो हैं ये वाटर करंट के साथ मूव करते हैं, पानी के बहाव के साथ पैसिवली इधर उधर जा सकते हैं। इस वजह से हम इन्हें प्लैंकटॉन्स भी कहते हैं। ये जो हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग फोटोसिंथेसिस। क्राइसोफाइट्स के हमें मेजर 2 एग्जाम्पल्स देखने हैं जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। फर्स्ट वन इज़ द डेस्माइट्स। डेस्माइट्स जो हैं उन्हें हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। इट इज़ बिकॉज कि उनके अंदर जो पिगमेंट होती है वो येलो ब्राउन कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से थोड़े से ये गोल्डन एल्गी जैसे गोल्डन कलर होता है, इस वजह से हम इन्हें गोल्डन एल्गी बोलते हैं और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डाई एटम्स। क्राइसोफाइट्स को डाई एटम्स के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है ये। डाई एटम्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक प्रोटिस्ट्स होते हैं, ऐसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंडर ही हम देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनके लिए तो एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में कि दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। मतलब जैसे भी कोई फूड चेन स्टार्ट होती है जैसे लैंड पे, तो प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स, उसी के बाद आगे फूड चेन स्टार्ट होती है। उसी तरह से एक्वाटिक लाइफ की जो वाटर लाइफ जो है, मरीन लाइफ, उसका जो फूड चेन है वो स्टार्ट ही डायटम से होती है। लाइक दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स। ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अबाउट 40 to 50% ऑफ ऑक्सीजन जो है उसमें वाटर बॉडीज़ में, दे आर बिकॉज ऑफ दी क्राइसोफाइट्स ओनली, डायटम्स की वजह से। अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो डाई एटम्स है ना, इनके सेल वॉल
ऐसे होते हैं जैसे कि दो हाफ्स हैं, वो एक दूसरे के अंदर फिटेड हैं, जैसे कि सोप बॉक्स, साबुदानी जिसको बोलते हैं, साबुन का जो बॉक्स होता है जैसे फिट होता है, उस तरह से जो इसके सेल वॉल्स हैं एक दूसरे के अंदर फिटेड होते हैं। और फिर इसके ऊपर क्या होता है, सिलिका की डिपॉजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर भी ये झेल सकते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्ट, एक्चुअली वो इस सेल वॉल के अंदर है, तो इट इज़ लाइक पूरे जीवन इसको इसी सोप बॉक्स के अंदर ही बिताना है। जब भी जो प्रोटिस्ट है वो डेड हो जाता है, जब मर जाता है, तो ये जो सेल है, इसकी सेल वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो वो क्या होता है, विद टाइम धीरे धीरे आके नीचे की तरफ अर्थ के फ्लोर पे डिपॉजिट होने लग जाती है। तो आफ्टर द डिपोजिशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर के बाद नीचे डायटम्स की डायटमेशियस अर्थ बन जाती है। और उस डायटमेशियस अर्थ का जो यूज़ है वो पॉलिशिंग में, ऑयल का फिल्ट्रेशन में, सिरप्स में, कई जगह तो पेस्टिसाइड्स में भी उसको एज अ पेस्टिसाइड उसको यूज़ करते हैं। तो डाई एटम्स का काफ़ी यूज़ है। सो क्विक रिविजन फॉर डाई एटम्स, ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है सोप बॉक्स जैसा होता है, वॉल्स इनके इंडिस्ट्रक्टेबल होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और मरने के बाद इनका जो डिपोजिशन है नीचे उसे हम बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ, जिसके काफ़ी यूजेस हैं। नेक्स्ट ग्रुप इज़ डाइनोफ्लैजिलेट। ये भी एक्वाटिक होते हैं, मरीन फ्रेश वाटर दोनों में देखने मिलते हैं, बट मोस्टली ज़्यादा हमें मरीन वाटर में देखने को मिलते हैं। ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। देखो डाइनोफ्लैजिलेट को एक ट्रिक है, जैसे ये काफ़ी कलरफुल होते हैं, तो जैसे डाइनोफ्लैजिलेट का जो फर्स्ट वर्ड है डाई का मतलब कलर करना, जैसे कि क्लोथ्स में अलग अलग तरह के जो कलर्स होते हैं वो डाइस की वजह से होते हैं, तो वो डाई शब्द कलर से जुड़ जाएगा। उससे हम ये पता कर सकते हैं, मतलब ये पॉइंट याद कर सकते हैं कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। ये इसलिए होता है क्योंकि ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पे काफ़ी अलग अलग तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर किसी में क्लोरोफिल है तो वो ग्रीन दिखेगा, उसी तरह से अलग अलग पिगमेंट्स की वजह से ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो अलग अलग कलर के दिखते हैं। फिर आता है इनकी सेल वॉल जो होती है वो एक स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट की बनी होती है। ये सेम वैसे ही है जैसे कि कोई सोल्जर है जब जंग लड़ने जाता है तो वो अपने अराउंड आर्मर का यूज़ करता है, जिसको हिंदी में हम कवच बोलते हैं। तो जैसे एक सोल्जर का जो वो कवच है वो प्रोटेक्शन करता है, सिमिलरली डाइनोफ्लैजिलेट्स की बॉडी के अराउंड भी डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास ऐसी स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट होती है जो उसका प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, अब इसमें दो फ्लैजेलास प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेलास हैं दैट मीन्स लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। जैसे अभी हमने क्राइसोफाइट्स में देखा, उनके पास कोई फ्लैजेला, कोई सीलिया नहीं थे, तो वो प्लैंकटॉन्स की तरह बिहेव करते थे, लाइक वाटर करंट के साथ मूव करते थे। बट इनके पास फ्लैजेला है सो दे कैन मूव। तो यहाँ पे फ्लैजेला जो है वो दो फ्लैजेलास होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री में प्रेजेंट है। लाइक एक तो लॉन्जिट्यूडनली प्रेजेंट होता है, एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब उसको आगे मूव करने में हेल्प करता है। ये ऐसे घूमता है जैसे कि बेब्लेड घूमते हैं, या पहले के ज़माने में जैसे लट्टू घूमा करते थे उस तरह से घूमता है। ये आगे भी बढ़ रहा है और खुद की एक्सिस पे भी घूम रहा है। ठीक है, फिर जैसे अभी हमने पढ़ा कि अलग अलग कलर के डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, तो उसमें से एक जो बहुत फेमस वाला जो डाइनोफ्लैजिलेट है वो है गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स जो है वो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है। और कभी के बार क्या होता है, गोनियोलेक्स इतने ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा सेल ग्रोथ कर लेते हैं, जिसकी वजह से जिस वाटर बॉडी में वो प्रेजेंट होते हैं, मान लो किसी भी सी में अगर जहाँ पे ये डाइनोफ्लैजिलेट्स प्रेजेंट है और वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन किया है, तो वो सी आपको बिल्कुल रेड दिखेगी। तो जिसकी वजह से कहते हैं कि रेड टाइड्स इन सी आर ड्यू टू गोनियोलेक्स। और जो ये गोनियोलेक्स होते हैं ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, और ये साथ साथ ये टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करते हैं, तो ये नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो देखो इससे एक आता है कि
जिस सी में ये रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का नंबर ज़्यादा है तो उसके आसपास जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ खतरे में आ जाती है और लाइक अल्टीमेटली वो मर जाते हैं, जैसे फिशेस और छोटे मोटे जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं। उसके अलावा डायनोफ्लैजिलेट्स कई बार मॉलस्क जैसे होते हैं या जो शेल फिशेस होती हैं या ओएस्टर्स होते हैं उनके अंदर जा के डिपॉजिट हो जाते हैं। तो कई बार कोस्टल एरियाज़ पे जो लोग रहते हैं वो इन एक्वाटिक एनिमल्स को जब कंज्यूम करते हैं तो उन एक्वाटिक एनिमल्स के थ्रू, जैसे मॉलस्क हो गए, शेल फिशेस हो गई, ओएस्टर्स हो गए, इनके थ्रू क्या करते हैं वो इन डायनोफ्लैजिलेट्स को भी खा जाते हैं और फिर उनकी बॉडी में भी टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है और जिसकी वजह से ह्यूमंस में डिजीज़ होती है पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, जिसमें पेशेंट को हाथ पैर में नमनेस फील होती है और सीवियर केसेस में तो रेस्पिरेटरी मसल्स में पैरालिसिस हो जाता है जिसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब हम हमारे थर्ड ग्रुप यूग्लिना की। ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मोस्टली उस जगह ऐसे वाटर्स में मिलते हैं जो ठहरा हुआ पानी है, स्टैग्नेंट वाटर में देखने को मिलते हैं स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन सेल वॉल एब्सेंट होती है तो ठीक है, लेकिन साथ में इनकी बॉडी के अराउंड एक एडिशनल लेयर होती है जो कि प्रोटीन रिच होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। इस पेलिकल की वजह से इनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। यूग्लिना में भी लोकोमोशन के लिए फ्लैजिलाज होते हैं। यूग्लिना में लोकोमोशन के लिए 2 फ्लैजिलाज होते हैं, एक लॉन्ग फ्लैजिला, दूसरा शॉर्ट फ्लैजिला। इसके बाद देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब है जब सनलाइट होती है तब तो ये फोटोसिंथेसिस करके ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, लेकिन जब सनलाइट एब्सेंट होती है, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करते हैं और प्रेडेटर बन के अपने आसपास के छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं। तो यूग्लिना के यही कुछ पॉइंट्स है, लाइक ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है, स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं, सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है, प्लस पेलिकल प्रेजेंट होता है। पेलिकल पे क्वेश्चन आता है कि एक प्रोटीन रिच लेयर है जिसकी वजह से जो यूग्लिना है वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लैजिलाज होते हैं फॉर द लोकोमोशन, वन इज़ लॉन्ग अदर वन इज़ शॉर्ट। क्लोरोफिल होती है इसमें पिगमेंट, हाँ क्लोरोफिल पिगमेंट होती है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये क्लोरोफिल पिगमेंट हायर प्लांट्स के रिजेंबल करती है। फोर्थ ग्रुप इज स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मीन्स साबुन के झाग जैसा सा मोल्ड। ये जो मोल्ड शब्द है ये फंगस को रिप्रेजेंट करता है। इसको ऐसा नाम क्यों दिया है? देखिए जब हम इसको देखते हैं तो देखने में लगता है ऐसे साबुन के झाग जैसा सा कुछ ऑर्गेनिज्म है, साबुन का झाग लगता है, बट एक्चुअल में है ये ऑर्गेनिज्म। और मोल्ड इसलिए क्योंकि फंगस से रिजेंबल करता है, इसके कुछ जो बिहेवियर है वो फंगस जैसा है, क्योंकि इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफिटिक है, जैसा फंगस में होता है। जैसे फंगस करती है कि वो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करती है, सिमिलरली ये भी डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, डेड और डिकेइंग सड़े गले पेड़ों के पत्ते, ट्विग्स, उनके ऊपर ये फीड करते हैं। तो ये इनमें क्या होता है, पहले बाहर ही बॉडी के बाहर डाइजेशन हो जाता है और फिर ये जो है बॉडी में ऑर्गेनिक मटेरियल को एंगल्फ करते हैं, सेम एज फंगस। ठीक है, देखिए स्लाइम मोल्ड दिखते कैसे हैं। एक क्योंकि प्रोटोजोआ है तो सिंगल सेल होगा, तो जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में सबसे फर्स्ट सेल बना रखा है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी और जो इसका न्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉयड होता है। सबसे पहले ये है स्लाइम मोल्ड। अब इस डिप्लॉयड ये स्लाइम मोल्ड का एक सेल एक्चुअली, इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, ओके, और साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ता जा रहा है और कई बार न्यूक्लियस का डिवीजन होते जाता है जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है और एक सिंगल जाइंट सेल जिसके अंदर काफ़ी सारा साइटोप्लाज्म है और बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, इस कंडीशन को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये प्लाज्मोडियम कंडीशंस में प्रेजेंट रहते हैं
ठीक है। ये जो कंडीशन होती है जिसको हम सिनोसिटिक कंडीशन भी बोलते हैं, जब एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसको सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स जो हैं फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये आप इमेजिन करो कि इस तरह का स्ट्रक्चर किसी भी सड़े गले पेड़ पौधे के ऊपर या किसी भी पत्ते के ऊपर या ट्विग के ऊपर है। अब ये तब तक होता है जब तक इसके पास आराम से इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। मान लो कि जिसके ऊपर ये फीड कर रहा था वो सोर्स ख़त्म हो जाए या एनवायरमेंटल की कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस प्लाज्मोडियम में से कुछ ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड बढ़ते हुए स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम फ्रूटिंग बॉडीज़ बोलते हैं। और उन फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर सैक जैसा बलून जैसा सा स्ट्रक्चर बनता है जिसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। उस स्पोरेंजियम में मियोसिस होके हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं और फिर अल्टीमेटली हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं जो स्पोरेंजियम में बने हैं, इनके पास ट्रू सेल वॉल होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। स्पोर्स जो हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, स्पोर्स जो हैं एयर करंट के थ्रू स्प्रेड होते हैं। इस तरह के अगर हैप्लॉइड स्पोर्स मान लो कभी फ्यूज़ हो तो एक डिप्लॉइड सेल बनाएंगे, फिर वो डिप्लॉइड सेल अल्टीमेटली ग्रो करके वापस से स्लाइम मोल्ड बनाएगा और इस तरह से इसकी साइकिल चलती है। तो फेवरेबल कंडीशन में जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो प्लाज्मोडियम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और यही वो स्ट्रक्चर है जो इसको स्लाइम जैसा अपीयरेंस देता है। जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं तब इसमें फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती हैं और उन फ्रूटिंग बॉडीज़ से अल्टीमेटली स्पोर बन के एयर करंट के थ्रू ये अपने स्पोर्स को फैला देता है सो दैट कि इसका जनरेशन कंटिन्यू रहे। अब आता है प्रोटिस्टास का लास्ट ग्रुप, दैट इज़ प्रोटोजोन। प्रोटोजोन्स को हम लोग एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव्स भी बोलते हैं। प्रिमिटिव रिलेटिव मतलब सबसे पुराना रिलेटिव या एंसेस्टर कह सकते हैं एनिमल सेल का। क्यों? क्योंकि ये टोटली हेटेरोट्रॉफिक है और कई सारे फीचर्स इसमें ऐसे होंगे जो इसको एनिमल सेल से रिजेंबल कराते हैं। ये फर्दर 4 तरह का होता है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स। सबसे पहले हम देखते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अगर आपने नाम सुना है कभी अमीबा का तो वो इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो हैं वो वाटर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर हो या सी वाटर हो या मॉइस्ट सॉइल में भी आपको देखने को मिलते हैं। ये जो हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ये मूव करने के लिए इनके पास कोई सीलिया फ्लैजेला नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, ये मूव करने के लिए या फूड को या अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए अपने साइटोप्लाज्म को, सेल की मेम्ब्रेन को आगे बढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म। अल्टीमेटली स्यूडोपोडिया एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा लगता है जैसे फॉल्स फीट हैं, वो आगे बढ़ा के ये अपने फूड को कैप्चर करते हैं। इस तरह का जो स्यूडोपोडियास के थ्रू जो मूवमेंट है ये अमीबा में देखने को मिलता है। एक और एग्जांपल आता है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में, एंट अमीबा। एंट अमीबा जो है ये एक पैरासिटिक अमीबॉइड है। इसकी वजह से अमीबिक डिसेंट्री होती है ह्यूमंस में, जिसमें जो है स्टूल के साथ समटाइम्स ब्लड बाहर आता है या और भी तरह का प्रॉब्लमैटिक होता है ये डिज़ीज़। दूसरे आते हैं, इसमें कुछ मरीन फॉर्म्स होते हैं जिनकी शेल्स के ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता है। इसमें बस इतना ही है, लाइक एंट अमीबा जो अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, अमीबा का मूवमेंट और लाइक उनका फूड कैप्चरिंग के लिए स्यूडोपोडिया जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स नाम से पता चल रहा है इन प्रोटोजोन्स के पास मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होगा, ये भी फ्री लिविंग होते हैं। इनमें एक प्रोटोजोन है जिसका नाम है ट्रिपैनोसोमा, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको दिन में तो बहुत नींद आती है पर रात को इनसोम्नियाक हो जाता है, लाइक रात को नींद नहीं आ रही, दिन में पूरे दिन सो रहा है। ठीक है, उसके बाद लाइक इन सम सीवियर केसेस कोमा में भी चला जाता है या इस तरह का कुछ सिचुएशन। उसके बाद जो ट्रिपैनोसोमा जो प्रोटोजोन है, इसका कैरियर है एक इंसेक्ट जिसको सीसी फ्लाई बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इज द सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, नाम से ही पता चल रहा है मूवमेंट के लिए इनके पास सीलियाज होंगे. देयर आर लाइक अबाउट थाउजेंड्स ऑफ सीलियाज एक ही ऑर्गेनिज्म के अराउंड. एक्वाटिक होते हैं ये, ठीक है. इनमें जो सीलिया है वो सिर्फ मूवमेंट में ही हेल्प नहीं करते बल्कि फूड का जो मूवमेंट है उसको भी डायरेक्ट करते हैं. लाइक जैसे कि पैरामीशियम है, उसमें बहुत सारे सीलियास प्रेजेंट होते हैं उसकी बॉडी के अराउंड. तो वो क्या करते हैं, जब भी ये फूड को सेंस करता है ऑर्गेनिज्म, तो सीलियास जो है उस फूड का जो मूवमेंट है गलेट के तरफ कर देते हैं. गलेट एक ओपनिंग है जिसके थ्रू फूड जो है ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम के अंदर जाता है, ठीक है. तो गलेट की तरफ फूड का मूवमेंट करना विद द हेल्प ऑफ सीलिया, ये इसके बारे में है. दूसरा लास्ट वन इज द स्पोरोजोन्स. स्पोरोजोन्स नाम से पता चल रहा है ये स्पोर जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, लेकिन ये इन्फेक्शियस स्पोर्स हैं, ये डिजीज कॉजिंग स्पोर्स हैं. इसका जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है नटोरियस प्लाज्मोडियम. ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी वजह से ह्यूमंस में मलेरिया होता है, ठीक है. और ये मलेरिया जो है ह्यूमन की पॉपुलेशन को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है. इसका कैरियर अगर पूछें कि लाइक हम मोस्टली कह देते हैं कि मलेरिया मच्छर के काटने से हुआ, नहीं, मलेरिया मच्छर के काटने से नहीं होता. मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है जो कि एक प्रोटोजोन है. बट उस प्लाज्मोडियम का जो कैरियर है वो होती है फीमेल एनाफिलस मस्कीटो. इस वजह से हम कहते हैं कि भाई मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ठीक है. सो विद दिस हमारा प्रोटिस्टा वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है. तो स्टार्ट करते हैं किंगडम फंगस से. स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी और माइसिटोलॉजी. सो बिफोर वी गो फॉरवर्ड हम लोग थोड़ा इसके जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं. फंगस भी जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जिनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत वेल डिफाइंड है, और सेल ऑर्गेनेलीज भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी इनमें प्रेजेंट होते हैं. जो फंगस है उनकी सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स की तरह सेल्यूलोज की नहीं होती है. इनकी फंगस की जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेल्यूलोसिक होती है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड से मिलके बनती है. हैबिटेट की बात करें, ये कहाँ रहना पसंद करते हैं, तो दे प्रेफर वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा अच्छा ठीक ठाक हो प्लस ह्यूमिड हो, मतलब वाटर का कंटेंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो, उस तरह का एटमॉस्फेयर ये प्रेफर करते हैं. लाइक रेनी सीजन वन ऑफ दोज. उसके अलावा दे आर कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है ये हर कहीं मिलते हैं. दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, एयर में, वाटर में, सॉइल में, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, हर जगह देखने को मिलते हैं. दैट इज़ वाई वी कॉल देम कॉस्मोपॉलिटन. उसके बाद फंगस जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स हैं. इसका एकमात्र एक्सेप्शन जो यूनिसेलुलर है वो ईस्ट है. उसके बाद हम इसका अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो फंगस जो है वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी और से दे डिराइव देयर फूड, उन्हें हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ये तीन तरह के हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें फंगस में देखने को मिलेंगे. सिम्बायोटिक मीन्स दे लिव इन एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स. मतलब सिम्बायोटिक मतलब पॉजिटिव रिलेशन होता है. ये वैसे ही जैसे एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट, इसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है, इसलिए सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. जैसे कि लाइकन एक ऑर्गेनिज्म है या एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें फंगस और एल्गी दोनों एक साथ एसोसिएशन में रहते हैं. फंगस जो है वो एल्गी को वाटर, मिनरल, शेल्टर प्रोवाइड करता है, जबकि एल्गी जो है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करती है तो फंगस को फूड प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट इज माइकोराइजा, इम्पॉर्टेंट है ये भी लाइक फंगस. देखिए फंगस जो है
वो एक पोल्यूशन इंडिकेटर भी है। मतलब फंगस हमें वहीं देखने को मिलेगा ज़्यादा जहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम होगा, वहाँ पे हमें फंगस देखने मिल जाएगा। जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, इस तरह के एरियाज़ जो हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है वहाँ आपको फंगस इजीली देखने मिल जाएगा। जबकि दिल्ली साइड जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे आपको लाइकन्स बहुत ही मुश्किल से कोई देखने को मिलेंगे, नहीं ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद आते हैं माइकोराइज़ा। माइको वर्ड का मतलब ही फंगस है और राइज़ा का मतलब होता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो ये वो फंगस होते हैं जो प्लांट्स की, हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ रहते हैं, रूट्स के ऊपर भी रहते हैं और रूट्स के अंदर भी रहते हैं। स्पेशली एक पाइनस नाम का ट्री है, उसकी रूट्स में तो ये मिलते ही मिलते हैं, माइकोराइज़ा नाम की फंगस। ठीक है, तो फंगस का काम वही है प्लांट को मिनरल वाटर वगैरह प्रोवाइड करना, और जो प्लांट है वो प्लांट की जो रूट्स है वो फंगस को बदले में फूड प्रोवाइड करती हैं। सैप्रोफिटिक फंगस वो होती है जो किसी डेड या डिकेइंग मैटर से अपना फूड डिराइव करे। सैप्रोफाइट्स में जो ऑर्गेनिज्म है, उस जो फंगस है वो पहले ही फूड का बाहर ही डाइजेशन करती है, उसके बाद जो उसका सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो अब्जॉर्ब करती है। इस तरह का जो न्यूट्रिशन है उसको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में राइजोपस है, ब्रेड मोल्ड। जैसे अभी का जो टाइम है रेनी सीज़न का, उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो भी खाना है या रोटी या ब्रेड वगैरह पे इजीली फंगस लग जाती है, तो वो वाली जो फंगस है उसे हम राइजोपस बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ द पैरासिटिक जो है वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म से फूड डिराइव करते हैं उसको होस्ट बोलते हैं, एंड होस्ट इज़ लिविंग। उसके बाद इसके जो एग्जांपल्स है, जैसे कि पैरासिटिक का एग्जांपल एक अल्ब्यूगो नाम की फंगस है, वो मस्टर्ड सरसों की लीव्स के ऊपर इन्फेक्ट करती है उनको, और उसकी वजह से जो सरसों की जो लीव्स है, मस्टर्ड लीव्स के ऊपर वाइट पैचेस देखने मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ द पक्सीनिया। ये वीट में होता है, गेहूं के पेड़ में ऐसा लगता है उसकी स्टेम के ऊपर, उसकी लीव्स के ऊपर जैसे जंग लग गया है, तो इसको रस्ट फंगस भी बोलते हैं पक्सीनिया को। नेक्स्ट वन इज़ द स्मट फंगस। ये गेहूं में भी हो सकता है, राइस में भी हो सकता है, और भी कई तरह के पेड़ों में भी, पौधों में भी ये पॉसिबल है। उनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज़ है, जैसे गेहूं है उसकी जो बालियां होती है उसमें ये फंगस लग जाती है, अस्टिलेगो। ये क्या करती है, एक ब्लैक कलर का जैसे चारकोल जैसा, कोयले जैसा पाउडर बना देती है। ये गेहूं की बाली को टोटली ख़राब कर देती है, उसके वो स्पोर्स बना देती है उसमें। सो पैरासिटिक फंगस इज़ मोस्टली इन्फेक्शियस फंगस। सो अब डिस्कस करते हैं फंगस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर हम देखते हैं नॉर्मल, अगर ब्रेड के ऊपर अगर फंगस लगी है, उसको हम अगर माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत ही लंबे थ्रेड जैसे से स्ट्रक्चर्स हैं। उन जो फंगस है उसको फिलामेंट, फंगस की जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है, थ्रेड जैसी होती है, स्लेंडर, पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जैसी उसकी फंगस की बॉडी होती है। तो ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं, एक यूनिट जो है अगर फंगस के स्ट्रक्चर की मैं बोलूँ, उसको हम बोलते हैं हाइफी। फंगस की बॉडी हाइफी से बनी होती है। हाइफी भी अगर हम देखें, जैसे मैंने दो तरह की हाइफी होती है, एक होती है ए सेप्टेट हाइफी, एक होती है सेप्टेट हाइफी। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक बहुत लंबा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, ए सेप्टेट हाइफी की बात कर रही हूँ। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। उसके बीच में आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलेगी। जैसे एक कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर अगर बहुत सारे न्यूक्लियस रखे हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। इसमें क्या होता है, फंगस के जो न्यूक्लियस हैं उसके बीच में वॉल्स एब्सेंट होती हैं, क्रॉस वॉल्स एब्सेंट है, सेप्टम एब्सेंट है, ए सेप्टेट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ए सेप्टेट हाइफी। जबकि इसी अगर फिलामेंटस स्ट्रक्चर के बीच में क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट हो या सेप्टम प्रेजेंट हो, तो क्या होगा, एक हमें पर्टिकुलर सेल्स देखने मिल रहे हैं इन अ चेन फॉर्म। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है जिसमें सेप्टम प्रेजेंट है, क्रॉस वॉल प्रेजेंट है बीच में, इस तरह की हाइफी को हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफी। अब जो फंगस है वो एक पर्टिकुलर एक हाइफी का तो बना नहीं है,
बहुत सारे नेटवर्क ऑफ हाइफी, बहुत सारी हाइफीज मिल के माइसीलियम का स्ट्रक्चर माइसीलियम बनाती है। वी कैन से ब्रांच्ड हाइफी या इस तरह का ब्रांच स्ट्रक्चर देखने मिलता है, उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। ये वैसा ही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि एक ब्रेड के ऊपर जो हमने ब्लैक ब्लैक डॉट्स देखे उसको जूम इन करके देखा तो देखा कि उसके ऊपर इस तरह से हाइफी है एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर और वी कैन से नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम बोलते हैं माइसीलियम। अब क्या होता है देखिए, इस माइसीलियम के ऊपर जो एकदम हॉरिजॉन्टली रखी हुई थी, इसके ऊपर क्या होता है, कुछ ऊपर की तरफ उठते हुए वर्टिकली अपवर्ड कुछ उठती हुई कुछ हमें फ्रूटिंग बॉडीज़ देखने को मिलती हैं। ये होती एक्चुअली माइसीलियम ही है, पर जब ये ऊपर की तरफ उठने लगती हैं तो हम इन्हें फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। फिर क्या होता है, इन फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर जैसे आप देख रहे हो एक बलून जैसा, एक सैक जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। इन फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर स्पोरेंजियम लगते हैं और उन स्पोरेंजियम के अंदर फिर स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स आगे जाके जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है तो ये स्पोर्स जो हैं आगे जाके एयर करंट के साथ या वाटर करंट के साथ जगह जगह फैल जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन, बिकॉज ये स्पोर्स हवा में भी हैं। तो इसीलिए तो जैसे बारिश का मौसम होता है तो नॉर्मली कोई खाना या रोटी वगैरह या ब्रेड ऐसी रखी हुई है, बट स्टिल थोड़े दिनों बाद वो अपने आप जो है उसके अंदर फंगस लग जाता है। रीज़न बिकॉज फंगस के स्पोर्स एयर में भी प्रेजेंट हैं। तो ये जो स्पोर्स हैं फिर बाद में जर्मिनेट होते हैं जैसी उनको कंडीशन मिलती है और एक नई फंगल कॉलोनीज डेवलप कर देते हैं। तो इसी तरह से फंगस का जो है ग्रोथ होती है। सो अब हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई जो है, जो फंगस जो है वो तरह तरह के रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स शो करता है, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो अपनी जो है कॉलोनीज़ को डेवलप करता है। सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फर्दर हम 3 तरह का देखेंगे। इसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है नई कॉलोनीज डेवलप करने के लिए, नई फंगस बनाने के लिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फर्स्ट इज़ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्लास 10th में भी बच्चों ने पढ़ा है कि प्लेनेरिया जैसा स्ट्रक्चर, प्लेनेरिया नाम का जो वर्म है वो अपने आप को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करता है और हर एक फ्रेगमेंट जो है एक नया प्लेनेरिया बना लेता है। सेम वही स्ट्रक्चर फ्रेगमेंटेशन जो है ईस्ट फंगस में भी देखने मिलता है। ये हमें सिर्फ मल्टी सेल्यूलर फंगस में ही देखने मिलेगा। इसमें क्या होता है, जो माइसीलियम होता है फंगस का वो ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो केपेबल है एक नया इंडिविजुअल डेवलप करने में, एक नया फंगस, एक नई कॉलोनी डेवलप करने में। इस तरह के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फिर आता है फिजन और ब्रडिंग। देखिए ये दोनों ही जो हैं वो यूनिसेल्युलर फंगस में देखने मिलेंगे और यूनिसेल्युलर फंगस से मेरा मतलब है ईस्ट, बिकॉज वही एक्सेप्शन देखा है हमने फंगस में। ईस्ट में आपको फिजन भी देखने मिलेगा और बडिंग भी देखने को मिलेगा। फिजन का मतलब ही ब्रेक करना है, डिवाइड करना है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल ईस्ट मदर सेल जो है वो अपने न्यूक्लियस को फर्स्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है एंड फाइनली 2 ईस्ट से, एक मदर सेल से 2 ईस्ट डॉटर सेल्स बन जाती हैं। सो दिस इज़ फिजन। उसके बाद आता है बडिंग। बडिंग अगर आपने देखा हो कि पटेटो में भी जैसे रेनी सीजन पे पर्टिकुलरली आइज डेवलप हो जाती हैं, तो वो जैसे बड्स होते हैं। तो अगर आप उस बड को अगर ज़मीन में गाड़ दोगे तो एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा, उसमें वो कैपेबिलिटी है। सिमिलरली जो ईस्ट है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस का जो है मेन जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल न्यूक्लियर पार्ट में डिवाइड होता है और उससे क्या होता है कि कुछ एक बड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, थोड़े साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के हेल्प से एक बड डेवलप होती है, एक आउटग्रोथ डेवलप होती है, जो क्या होती है लेटर ऑन डिटैच होके एक न्यू बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, एक न्यू इंडिविजुअल बना देती है। उस प्रोसेस को हम बडिंग बोलते हैं। बिफोर वी डिस्कस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उससे पहले हम एक बार स्पोर्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, बिकॉज वी ऑल नो कि स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट होके न्यू कॉलोनीज डेवलप करते हैं।
तो उससे पहले हम देखते हैं जो स्पोर्स हैं वो दो तरह से बनते हैं। एक तो एंडोजीनसली, मतलब अगर स्पोर्स जो हैं फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोरेंजियम में डेवलप हो रहे हैं तो हम उनको एंडोजीनस स्पोर्स बोलते हैं। और दूसरा, अगर स्पोर्स जो हैं डायरेक्टली फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर डेवलप हो रहे हैं, बाहर एक्सपोज्ड हैं, विदाउट एनी स्पोरेंजियम अगर डेवलप हो रहे हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्सोजीनस स्पोर्स। डायरेक्ट फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर लग गए हैं, नो स्पोरेंजियम, बाहर एक्सपोज्ड हैं, दीज आर एक्सोजीनस स्पोर्स। सेकेंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग है कि यहाँ पे ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट से मतलब फंगस में है सिंगल टाइप ऑफ हाइफी, और वी कैन से सिंगल हाइफी, सिंगल माइसीलियम से या एक ही तरह के माइसीलियम से अगर स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, अगर उससे रिप्रोडक्शन हो रहा है या एक उस सिंगल माइसीलियम से एक नया माइसीलियम न्यू कॉलोनी बन रही है, उस तरह का रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो हमारे जो स्पोर्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। प्लॉइडी की अगर हम बात करते हैं तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, जैसे कि एग्जाम्पल ह्यूमंस की जो बॉडी है, जो उसके ऑटोजोम्स हैं, जो हर एक सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है वो 46 है, जबकि उसके जो गेमीट सेल्स हैं स्पर्म और ओवा, उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं वो बिल्कुल हाफ हो जाते हैं, 23। सो जो गेमीट्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, बाकी जितने भी हमारे ऑटोजोम्स हैं वो सारे डिप्लॉइड होते हैं। ह्यूमंस के केस में तो जो बॉडी है उसके हर एक सेल डिप्लॉइड है, तो अगर माइटोसिस होता है तो माइटोसिस होने के बाद जो नए सेल्स बनते हैं वो भी डिप्लॉइड ही होते हैं। लेकिन यहाँ जो बॉडी है फंगस की वो हैप्लॉइड है, माइसीलियम्स आर हैप्लॉइड। तो जब ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं, एक सेल से दो सेल जब बनते हैं इनके, तो उसमें जो प्लॉइडी है, जो पेरेंट की प्लॉइडी है वही उसमें आगे स्पोर्स में प्लॉइडी है, दैट मीन्स हैप्लॉइड ही स्पोर्स बन रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स जो हैं दो तरह से होते हैं, एक होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, दूसरे होते हैं कोनिडियोस्पोर्स या कोनिडिया बोल सकते हैं उन्हें। स्पोरेंजियोस्पोर्स नाम से पता चल रहा है स्पोरेंजियम के अंदर अगर स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोरेंजियम के अंदर एंडोजीनस अगर स्पोर्स बन रहे हैं तो उन्हें हम स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स भी फर्दर दो तरह के होते हैं, एक ज़ूस्पोर्स, एक एप्लेनोस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल स्पोर्स होते हैं, मतलब उनके अंदर फ्लैजेला होता है, वो वाटर बॉडीज़ में इजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि उनके पास फ्लैजेला है, सो दे कैन मूव। मोटाइल स्पोर्स हैं। ज़ूस्पोर्स आर एंडोजीनस स्पोर्स और वी कैन से मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स। और जिस स्पोरेंजियम में ज़ूस्पोर्स डेवलप होते हैं उस स्पोरेंजियम को हम ज़ूस्पोरेंजियम बोलते हैं। सेम अब बात करते हैं एप्लेनोस्पोर्स की। एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, इनमें फ्लैजेला नहीं होता है, सो दे कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। उनको एयर करंट या वाटर करंट की ज़रूरत पड़ेगी उनके मूवमेंट के लिए। एप्लेनोस्पोर्स भी एंडोजीनसली डेवलप होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होते हैं, और जिस स्पोरेंजियम में एप्लेनोस्पोर्स डेवलप होते हैं उस स्पोरेंजियम को हम एप्लेनोस्पोरेंजियम नाम देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोनिडियोस्पोर्स की या कोनिडिया की। कोनिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो एक्सोजीनस स्पोर्स होते हैं। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको कोनिडियोफोर बोलते हैं। कोनिडियोफोर के ऊपर एक्सोजीनसली ही कोनिडियाज लगते हैं। ठीक है, इन्हें, और ये भी नॉन मोटाइल ही होते हैं। तो इस तरह के स्पोर्स को कोनिडियाज आर बेसिकली एसेक्सुअल नॉन मोटाइल एक्सोजीनस स्पोर्स। जब इस तरह के स्पोर्स जो हैं, भले ज़ू स्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स या कोनिडियोस्पोर्स, जब कहीं भी जाके जर्मिनेट करते हैं, फिर जब वो कॉलोनीज़ बनाते हैं वो अपने पेरेंट की एकदम एग्जैक्ट कॉपीज़ कॉलोनीज़ बनाते हैं, क्योंकि जेनेटिकली कोई वेरिएशन नहीं आया है फंगस की बॉडी में। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। गेमीट सेल्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। नॉर्मल केसेस में हम बोल सकते हैं लाइक मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट फ्रॉम फादर एंड मदर, बट फंगस के केस में यहाँ पे हम प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन का मतलब है यहाँ पे, प्लस और माइनस से मतलब है कि दो अलग अलग तरह के फंगस हैं विद अलग अलग जेनेटिक वेरिएशन।
जेनेटिकली दो अलग अलग फंगस जो हैं वो अपने अपने गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, अगर दोनों जो स्ट्रेन्स हैं, लाइक दो तरह की माइसीलियम है, अगर दोनों माइसीलियम ने जो गैमीट्स प्रोड्यूस किए हैं वो सेम साइज़ के अगर होंगे, सेम शेप साइज़ के हैं, तो उन्हें हम आइसोगेमस बोलते हैं। अगर अलग अलग साइज़ के हैं, अनइक्वल साइज़ है, लाइक एक साइज़ बड़ा है एक छोटा है, तो उस तरह के गेमीट्स को एनाइसोगेमस गेमीट्स बोलते हैं। और oogemus में क्या होता है, जो फीमेल गेमीट है वो हमेशा लार्ज होता है, नॉन मोटाइल एग, और जो मेल गेमीट है वो स्मॉल मोटाइल होता है, स्मॉल गेमीट होता है और मोटाइल होता है। जबकि आइसोगेमस और एनाइसोगेमस में जो गेमीट्स हैं वो हो सकता है मोटाइल भी हो और नॉन मोटाइल भी हो। बस शेप्स का ध्यान रखना है। आइसो में सेम शेप के गेमीट्स होते हैं, एनाइसो में डिफरेंट शेप्स के गेमीट होते हैं। oogemus में एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है, प्लस शेप वाइज भी दोनों अलग अलग होते हैं। फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए आपको इस साइकिल को समझना पड़ेगा, सेक्सुअल साइकिल को समझना पड़ेगा। ये मेजर 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला होता है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड देन मियोसिस। सो यहाँ अगर आप एक बार डायग्राम देखेंगे तो इसमें मैं वही कह रही हूँ, जैसे कि एक को आप प्लस स्ट्रेन माइसीलियम मान लीजिए, एक को आप माइनस स्ट्रेन माइसीलियम मान लीजिए। मतलब दो डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट फंगस है, माइसीलियम्स हैं, वो अपने अपने गेमीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हैप्लॉइड गेमीट्स हैं। ये जो गेमीट्स हैं, क्योंकि सेल्स हैं, नॉर्मल सेल है, तो जब ये फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, जब इनका फ्यूजन होता है तो इन सेल का प्रोटोप्लाज्म का मतलब है सेल का साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस, दोनों सेल का साइटोप्लाज्म, दोनों सेल का न्यूक्लियस जो है फ्यूज होके जो स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। और ये जो प्रोसेस हुई है आपकी प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। Plasmo means protoplasm and gemi means fusion. First step is plasmogamy, fusion of protoplasm. प्रोटोप्लाज्म के रिजल्ट में हमें डाइकैरियन स्टेज में देखने को मिलता है। डाइकैरियन स्टेज का मतलब है डाई मीन्स 2, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब हमें सिंगल सेल में हमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। इस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। ये आपको प्लाज्मोगेमी के बाद देखने मिलता है। फिर बाद में धीरे धीरे कैरियोगेमी की तरफ सेल जो है आगे बढ़ता है। कैरियोगेमी का मतलब है अब ये जो न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको, 2 न्यूक्लियस अलग अलग, अब इनका फ्यूजन होगा और ये बनाएंगे एज अ रिजल्ट हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे, जब जुड़े तो इन्होंने बनाया डिप्लॉइड जाइगोट, या जिसको फंगस के केस में हम जाइगोस्पोर्स बोलते हैं। तो जाइगोस्पोर्स डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है, ये बने कैरियोगेमी के थ्रू। नाउ अब ये जो डिप्लॉइड कैरियोगेमी की वजह से ये जो डिप्लॉइड जाइगोस्पोर बना, इसमें होता है मियोसिस। मियोसिस की वजह से बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल हाफ हो जाता है स्पोर्स में। तो इस तरह से जो स्पोर्स डेवलप होते हैं उनको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, जबकि माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले 2 स्ट्रेन्स थे अलग अलग, जेनेटिकली डिफरेंट, उन्होंने हैप्लॉइड गैमीट्स बनाए, फिर उन गैमीट्स ने फ्यूजन करके प्लाज्मोगेमी हुई उनमें सबसे पहले। फिर प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी देखने को मिला। कैरियोगेमी में डिप्लॉइड जाइगोस्पोर बना। अब इस डिप्लॉइड जाइगोस्पोर का मियोसिस होगा और आगे आपको हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलेंगे। फिर जब इस तरह के स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और एक नई कॉलोनी बनाएंगे तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। So now we will discuss the types of sexual spores in fungus. तो फर्स्ट इज़ द जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर जो है वो गेमीट्स के फ्यूजन से बनता है और ये एक डिप्लॉइड स्पोर होता है जो कि एक थिक प्रोटेक्टिव वॉल से कवर्ड होता है और एंडोजीनसली बनता है, जो हमने अभी पीछे देखा था प्लाज्मोगेमी के बाद जब कैरियोगेमी होती है तो उस टाइम बनता है ये, और ये डिप्लॉइड होता है। उसके बाद आते हैं एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स जो होते हैं एस्कोमाइटसिटीज मेंबर्स में देखने को मिलते हैं, ओरिजिन वाइज एंडोजीनस होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं और उस स्पोरेंजियम का नाम एस्कस होता है। इसलिए एस्कस के अंदर बनने वाले जो स्पोर्स हैं मियोसिस के थ्रू, उनको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। नंबर में 8 होते हैं
और समटाइम्स इवन 4 भी देखने को मिलते हैं, दे आर हैप्लॉइड स्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलते हैं, ये एक्सोजीनस स्पोर्स होते हैं। एक्सोजीनस स्पोर्स का मतलब है फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ही स्पोर्स बन जाएंगे। यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका नाम बेसिडियम है, बेसिडियम के ऊपर एक्सोजीनसली बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं एंड दे आर 4 इन नंबर। ये एक चार्ट है जो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फंगस जो है हमने इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक वो फंगस जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, एक वो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। तो हमें एक्चुअली इसमें 4 ग्रुप्स ऑफ फंगस पढ़ने हैं, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो वो ग्रुप जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट है वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनको हम इम्परफेक्ट फंगस भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें कोई सी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने नहीं मिलता है। फिर आते हैं हम आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फर्दर 2 पार्ट्स के बेसिस पे डिवाइड किया है। एक तो वो फंगस जो एसेप्टेट है, मतलब जिनके माइसीलियम या हाइफी के बीच में कोई सेप्टम नहीं है, सिनोसिटिक कंडीशन है वो, और दूसरे हैं जिनके माइसीलियम में सेप्टम प्रेजेंट है, उनको हम बोलते हैं सेप्टेट फंगस। तो वो 2 तरह के हैं, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। तो इन तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रुप ऑफ फंगस, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को प्रिमिटिव फंगस भी बोलते हैं, सबसे पुराने तरह का फंगस, क्योंकि ये जो फंगस है इसमें किसी भी तरह का सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता है। ये एसेप्टेट फंगस होते हैं, सिनोसिटिक फंगस होते हैं। इसके कुछ कॉमन नेम्स और भी हैं जैसे जाइगोमाइसिटीज, एल्गल फंगस, ये सब बोलते हैं इसको। हैबिटेट वाइज ये एक्वाटिक मतलब पानी वाले एरियाज में देखने मिलेंगे, डिकेइंग वुड्स पे आपको मिल जाएंगे, पैरासाइट प्लांट पे पैरासाइट एज अ पैरासाइट मिल जाएंगे। रिप्रोडक्शन की अगर हम इनकी बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये फ्रेगमेंटेशन से करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ मल्टी सेलुलर फंगस आती हैं। सेकंड आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें एंडोजीनस होता है। एंडोजीनस एसेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से देखे थे हमने, एक तो जूस्पोर्स, दूसरा एप्लानोस्पोर्स। जूस्पोर्स मोटाइल, एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल। तो इसमें एसेक्सुअल एंडोजीनस स्पोर्स, जूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यही है कि आपकी जो भी माइसीलियम है उसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनेगी और उसके ऊपर फिर आपके स्पोर्स लगेंगे, फिर वो कहीं भी जाके जर्मिनेट होंगे और एक नया फंगस बनेगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स, जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन जो है गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो गैमीट्स जो है फ्यूज होके प्लाज्मोगेमी देन कैरियोगेमी करके डिप्लॉइड जाइगोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। जो ये जाइगोस्पोर होते हैं वो एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ये डिप्लॉइड होते हैं, गैमीट्स के फ्यूजन के थ्रू बनते हैं। गैमीट्स जो हैं आइसो एनाइसो ओगेमस किसी भी टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो राम ट्रिक से कर सकते हैं। देखिए, एक तो ये सबसे सीधे सबसे पुराने तरह के फंगस हैं तो हमेशा राम नाम बजते रहते हैं, जैसे ये तो राम से एग्जाम्पल है राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगस होता है, मस्टर्ड के ऊपर वाइट वाइट कलर के पैचेस बना देता है। और म्यूकर इसका 3rd एग्जाम्पल है। तो राम, इस तरह से इसका एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। सेकेंड ग्रुप इज एस्कोमाइसिटीज जिसको हम सैक फंगस भी बोलते हैं। ठीक है, ये मल्टी सेल्यूलर फंगस होती है। इसमें एकमात्र एक्सेप्शन जो है ईस्ट, जो यूनिसेल्यूलर है, जो हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था। एकमात्र एक्सेप्शन ईस्ट जो है वो एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। बाकी जो माइसीलियम है मल्टी सेल्यूलर फंगस का वो ब्रांच होता है, सेपरेट होता है। हमने इससे पहले जो पढ़ा था फाइको वो प्रिमिटिव था तो उसमें अनब्रांच्ड था वो, सॉरी ब्रांच तो था लेकिन एसेप्टेट था। नेक्स्ट इज आता है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का मतलब है दे ग्रो ऑन लाइक काउ डंग के ऊपर दे ग्रो एंड फीड।
उसके बाद रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें एस्कोमाइसिटीज़ की, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वो करते हैं मल्टी फ्रेगमेंटेशन, और जो यूनिसेल्युलर ईस्ट है वो बडिंग और फिजन शो करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एस्कोमाइसिटीज़ में वो कोनिडिया के थ्रू होता है। हमने देखा था जो कोनिडिया होता है वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं और कोनिडियो 4 के ऊपर डेवलप होते हैं। कोनिडियो 4 के ऊपर कोनिडिया डेवलप होंगे एसेक्सुअली, माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि माइसीलियम ही हैप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। फिर वो कहीं भी हवा के साथ या वाटर करंट के साथ कहीं भी इधर उधर उड़कर चले जाते हैं, फिर वो वहीं जाके जर्मिनेट करते हैं और वहाँ एक नया फंगस की कॉलोनी ग्रो कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है एस्कोस्पोर्स के थ्रू। जो एस्कोस्पोर्स हैं वो एस्कस के अंदर डेवलप होते हैं और एस्कस लगा होता है एस्कोकार्प पे। एक बार ये सेक्सुअल साइकिल आप ज़रूर देखिए, इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले 2 डिफरेंट मेटिंग हाइफी जो हैं, डिफरेंट जेनेटिकली हाइफी जो हैं, दे कम टुगेदर एंड दे फ्यूज़। उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होने के बाद एक नया हाइफी बनता है जिसमें आपको ईजीली डाइकैरियन स्टेज देखने मिलता है। उस डाइकैरियन स्टेज में लेटर ऑन जाके कैरियोगेमी होती है और उस हाइफी के ऊपर आपको एक तरह की फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलेगी जिसको हम एस्कोकार्प बोलेंगे। ये कप जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस एस्कोकार्प के अंदर एस्कस होते हैं। एस्कस जो होते हैं एक तरह से आप स्पोरेंजिया में समझ लो इसका। एस्कस के अंदर जो है डिप्लॉइड अभी जाइगोट प्रेजेंट है। फिर बाद में इस एस्कस को हम देखें तो इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद में इसमें 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। फिर माइटोसिस होता है, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस से 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स बनते हैं। कुछ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इकट्ठे कर करके स्पोर्स बन जाते हैं। तो 8 हैप्लॉइड स्पोर्स हमें देखने मिलते हैं एक एस्कस के अंदर। और ये सारे ऐसे कई सारे एस्कस किस में लगे होते हैं, ऐसे कप शेप जो फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प है उसके अंदर देखने मिलते हैं। फिर जैसे ही एस्कस जो है ये बर्स्ट होता है तो इसके अंदर से एस्कोस्पोर्स लिबरेट होते हैं, जनरेट होते हैं और फिर एक नई कॉलोनी, एक नया फंगस एस्कोमाइसिटी। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब हम। पहला है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल डिजीज़ में काम आता है ये। ईस्ट जो है वो बेकर्स ईस्ट या उसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं, मतलब बेकरीज में भी काम आता है, केक्स वगैरह बनाने में, ब्रेड्स बनाने में। और ब्रूअर मतलब वाइन बनाने में भी, अल्कोहल बनाने में भी ये हेल्प करता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सैक्रोमाइसिस और इसकी काफ़ी सारी जो है स्पीशीज़ भी होती है, जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस वन ऑफ द कॉमन वन। उसके बाद एस्परजिलस, क्लेविसैप्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। न्यूरोस्पोरा जो इसका एग्जाम्पल है वो बायोकेमिकल या जेनेटिक वर्क में बहुत काम का है। उसके बाद कुछ एडिबल एस्कोमाइसिटीज़ भी हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, जैसे कि मोरेल्स और ट्रफल्स। ये सब वो फंगस है जिसे हम खा सकते हैं। ट्रफल नाम की आपने अगर देखा हो तो चॉकलेट भी आती है, उसका कंसेप्ट इसी ट्रफल फंगस से उठाया हुआ है। नाउ कम्स द थर्ड ग्रुप, बेसिडियोमाइसिटीज़। इसमें हम कॉमनली देखेंगे, इसमें मशरूम्स आते हैं, ब्रैकेट फंगस, पफ बॉल्स आती हैं। इसकी माइसीलियम भी ब्रांच्ड होती है, सेप्टेट होती है, सॉइल में ग्रो करते हैं, वुड लॉग्स के ऊपर ग्रो करते हैं, प्लांट के ऊपर पैरासाइट्स हमें बहुत कॉमनली देखने मिलते हैं ये। इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन से ही होता है। इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें टोटली एब्सेंट होता है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में नोट करने वाला पॉइंट है ये। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे एस्कोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, उतनी ही इम्पॉर्टेंट बेसिडियोमाइसिटीज़ में भी है। तो इसमें जो बेसिडियोमाइसिटीज़ में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिडियोस्पोर्स के ऊपर, बेसिडियोस्पोर्स से होता है और बेसिडियोस्पोर्स जो है वो बेसिडियम के ऊपर बनते हैं। इसमें कोई सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। तो एक बार इसकी सेक्सुअल साइकिल देख लेते हैं। वही 2 डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेन्स के जो हाइफीज हैं वो व्हेन दे फ्यूज टुगेदर देन दे शो डाइकैरियन स्टेज। एक नया माइसीलियम बनता है डाइकैरियन स्टेज के साथ, बहुत इजीली विजिबल होता है। फिर उस माइसीलियम में वी कैन सी कि कैरियोगेमी होती है
उसी माइसीलियम के ऊपर हमें कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़ देखने को मिलती हैं ऊपर की तरफ उठती हुई। उन फ्रूटिंग बॉडीज़ को बेसिडियम बोलते हैं। उस बेसिडियम में जब कैरियोगेमी होती है तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंदर बनता है, या वी कैन से जाइगोट जैसा स्ट्रक्चर बनता है। फिर उस बेसिडियम के अंदर मियोसिस होता है। अल्टीमेटली उस मियोसिस से 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स देखने को मिलते हैं बेसिडियम में। पर ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल हैप्लॉइड स्पोर्स, ये एक्सोजीनसली डेवलप होते हैं बेसिडियम के ऊपर, एंड देन दे फर्दर जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू फंगस। ठीक है, तो बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो एक्सोजीनस होते हैं, बेसिडियम के ऊपर लगते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम देखें तो पक्सीनिया, ये पैरासिटिक है, ये रस्ट कॉज करता है वीट में भी, और वीट में जैसे कि उसकी लीव्स के ऊपर, उसकी स्टेम के ऊपर ऐसा लगता है जैसे जंग लग गया है। अस्टिलेगो स्मट फंगस है, किसी भी वीट राइस की जो फ्रूटिंग बॉडीज़ है, जो उनकी बालियां हैं, जहाँ पे गेहूँ लगे हैं, चावल लगे हैं, वहीं उसके ऊपर लग जाता है और एकदम ब्लैक कलर का पाउडर जैसा स्पोर्स बना लेता है। ये उसको हम बोलते हैं अस्टिलेगो स्मट बोलते हैं उसको, वो अस्टिलेगो फंगस की वजह से होता है। एगैरिकस मशरूम है, ये तो नॉर्मली भी हम खाते हैं। उसके बाद टोडस्टूल नाम का भी एक फंगस है, सॉरी मशरूम है, वो भी इसी में ही आता है। वो बिल्कुल रेड कलर में दिखता है, बट वो खाना नहीं चाहिए, वो पॉइजनस होता है। नाउ कम्स द लास्ट ग्रुप ऑफ फंगस, ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसको हम इम्परफेक्ट फंगस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें टोटली एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इसको इम्परफेक्ट फंगस बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर होता है तो वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है तो वो कोनिडिया के थ्रू। देखिए इसमें जो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है, ये इम्परफेक्ट फंगस है, इसमें सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज ही हमें देखने को मिलती है। जैसे ही एसेक्सुअल स्टेज, अगर ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला, देन इट इज़ नो लॉन्गर बी ड्यूटेरोमाइसिटीज़, इट विल एंटर इनटू ईदर एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़। तब ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को हम ड्यूटेरोमाइसिटीज़ नहीं बोलेंगे। फिर अगर हम देखें ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का स्ट्रक्चर, तो सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, बहुत कॉमन बहुत, ये तो इतने ज़्यादा नहीं देखने मिलते, बल्कि डिकम्पोजर्स हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। इसके एग्जाम्पल कोलेटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा कैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक वायरसेस। वायरसेस के बारे में कहा जाता है कि ये नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ये कंप्लीट सेल भी नहीं है। इसी वजह से इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं जगह नहीं मिली। वायरसेस का मतलब वेनम भी होता है। वेनम का मतलब एक पॉइजनस फ्लूइड है वायरस। वायरस को सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज किया वो किया दिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में। इसने देखा कि जो टोबैको का प्लांट है उसके ऊपर कुछ मोज़ेक डिजीज़ लगी हुई है। मोज़ेक मतलब वाइट, कुछ लाइट और डार्क पैचेस बने हुए हैं उसके ऊपर, टोबैको के प्लांट के ऊपर। तो जब उसने स्टडी किया तो उसने देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, बिकॉज वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से आराम से पास हो रहे थे। देन बाद में इसी चीज़ को 1898 में M.W. बेजर्निक ने देखा कि ऐसे जो टोबैको के प्लांट्स जो कि मोज़ेक डिजीज़ से इन्फेक्टेड थे, उसके फ्लूइड का उसने एक्सट्रैक्ट निकाला, ऑब्जर्व किया उस फ्लूइड को, फिर उसने बेजर्निक ने उस फ्लूइड को नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है ये। फिर लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट आया W.M. स्टैनले 1935 में। उसने इस चीज़ का एक और कैरेक्टर नोटिस किया कि भाई ये जो वायरसेस हैं ये तो क्रिस्टलाइज्ड भी हो सकते हैं, और वो जो क्रिस्टल्स हैं मोस्टली प्रोटीन्स के बने होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो वायरसेस हैं वो एसेल्यूलर हैं, नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब वो कंप्लीट एक सेल भी नहीं है।
नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि एक सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। पर वायरसेस के पास तो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म भी नहीं है, इवन न्यूक्लियस भी ढंग से नहीं है। वायरसेस की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि भाई वायरसेस आखिर बने किस चीज़ के हैं, तो वायरसेस बने हैं न्यूक्लिक एसिड के और प्रोटीन के, बस। न्यूक्लिक एसिड में भी हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आरएनए और डीएनए। अगर कोई वायरस है, उसका अगर न्यूक्लिक एसिड होगा, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें दोनों तरह का न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए देखने को मिले। और सेकंड है वायरसेस का प्रोटीन। जो ये प्रोटीन है वो हमेशा आपको न्यूक्लिक एसिड के अराउंड जो है कवरिंग के फॉर्म में मिलेगा। ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। तो जो न्यूक्लिक प्रोटीन की कवरिंग है अराउंड द न्यूक्लिक एसिड, उसे हम कैप्सिड बोलते हैं। ये किसी भी शेप में हो सकता है। अगर टोबैको मोज़ेक वायरस है तो हेलिकल शेप में होगा, या कोई और वायरस है तो पॉलीहेड्रल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में देखने को मिल सकती है प्रोटीन की कवरिंग अराउंड द न्यूक्लिक एसिड। कैप्सिड प्रोटीन है, उसकी अगर हम एक यूनिट देखें, सब यूनिट देखें, तो वो होती है कैप्सोमियर। तो कैप्सोमियर से, कई सारे कैप्सोमियर से बन के प्रोटीन कवरिंग कैप्सिड बनती है वायरसेस में। वायरसेस में जो इन्फेक्शियस पार्ट है, देखिए वायरस जो है एक पैरासाइट है, और इसका जो एक इन्फेक्शियस पार्ट है वो न्यूक्लिक एसिड है। अगर इन्फेक्शन होता है वायरस की वजह से तो वो उसके न्यूक्लिक एसिड की वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से नहीं। अगर देखिए मैंने बोला दिस इज ए सेल्यूलर मतलब कोई ढंग का सेल नहीं है। तो जब तक अगर वायरस जो है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर रहेगा, दैट मीन्स उसके पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, तो वो इनर्ट रहेगा। और जैसे ही वो किसी ऑर्गेनिज्म की या होस्ट की बॉडी में एंटर कर जाएगा, किसी होस्ट के सेल में एंटर कर जाएगा, अब वो उस सेल की मशीनरी यूज़ करेगा। अब उसको पूरा मीडियम मिल गया है, उसको साइटोप्लाज्म मिल गया है तरह तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए, और न्यूक्लिक एसिड उसके पास पहले से ही है। तो उसके पास साइटोप्लाज्म की ही कमी पड़ रही थी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए, क्योंकि एक सेल में कई तरह की केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो वायरस में नहीं हो रही थी जब तक वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर था। तो वो इनएक्टिव था, इनर्ट था, उसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी। जैसे ही वो किसी सेल को इन्फेक्ट करता है, उसकी मशीनरी यूज़ करता है, उसको साइटोप्लाज्म, उसके तरह तरह के एंजाइम्स यूज़ करके जो वायरस है एक्ट करना स्टार्ट करता है, रेप्लिकेट करता है अपने न्यूक्लिक मटेरियल को इनसाइड द होस्ट सेल। इसीलिए इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही ये होस्ट के सेल में एंटर करेगा फिर वो उसके सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। आउटसाइड द सेल वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दैट इज़ वाई दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। वायरस की बात करें हम स्ट्रक्चर की, जो वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उसमें सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। जैसे कि वायरस, ये एक वायरस है जो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, उसमें मोज़ेक्स क्रिएट कर देता है। एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस की अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, या डबल स्ट्रैंड आरएनए हो सकता है, या डबल स्ट्रैंड डीएनए देखने को मिलता है। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनका नाम होता है बैक्टीरियोफेज वायरसेस। उनका जेनेटिक मटेरियल, उनके न्यूक्लिक एसिड में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। इस पोर्शन से क्वेश्चंस भी आते हैं, एक्चुअली इस पूरे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ वायरल डिजीज़ेस की, तो मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, फ्लू, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये एक ह्यूमन वायरल डिजीज़ है। ये सब वायरस से होने वाली डिजीज़ेज़ हैं। प्लांट्स में मोज़ेक का फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग होना, लीफ येलो हो जाती है, वेन्स क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ प्लांट्स में, ये सब वायरस की वजह से होने वाले डिजीज़ेज़ हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, वायरस की तरह, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं? अगर मैं मैथमेटिकली बताऊं तो वायरस में से आप प्रोटीन निकाल दो तो बचा क्या? न्यूक्लिक एसिड। तो वायरॉइड्स आर जस्ट न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड में भी फ्री आरएनए
ओनली। आरएनए में भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना होता है जो ऑर्गेनिज्म, उसको वायरॉइड बोलते हैं। इनमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है और जो आरएनए का जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, बहुत कम होता है। ये किसने डिस्कवर किया था? तो ये डिस्कवर किया था टी.ओ. डायनियर ने। और ये जो है वायरॉइड्स, ये पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करते हैं। ये किसने नोटिस किया था? टी.ओ. डायनियर ने। ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए के बने होते हैं। दूसरा आता है प्रायोन्स, पी फॉर प्रायोन्स, पी फॉर प्रोटीन्स। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होता है, मिस फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं ये, जो क्या करते हैं, ये साइज में जो होते हैं वायरस के बराबर ही होते हैं। ये जो प्रायोन्स हैं ये न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस क्रिएट करते हैं, जैसे कि एक डिजीज़ है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, BSE। ये इसको मैड काउ डिजीज़ भी बोलते हैं। ये कैटल्स में होता है। इसकी वजह से जो काउज होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा वेट लॉस देखने को मिलता है। इन दी एंड दे आर लाइक, जैसे मैड, पागलों की तरह बिहेव करती हैं। इसको बोलते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। बोवाइन का मतलब कैटल्स होता है, स्पॉन्जिफॉर्म मीन्स स्पॉन्ज जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं, एन्सेफेलो मतलब ब्रेन के अंदर इन कैटल्स के, ठीक है। इसकी वजह से कैटल्स आर बिहेविंग लाइक मैड ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आता है क्रुज़फेल्ड-जैकोब डिजीज़। ये ह्यूमंस में होता है। इसके सिम्टम्स भी मैड काउ डिजीज़ जैसे ही होते हैं, ये भी प्रायोन से ही होता है। इसमें क्या होता है, अगर ह्यूमंस कोई इन्फेक्टेड बीफ या मीट कंज्यूम कर लेते हैं ऐसे एनिमल का जिसको प्रायोन की ये डिज़ीज़ हो रखी है, तो ह्यूमंस में भी यही डिज़ीज़ ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं, जिसको बोलते हैं CJD। लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, वो है लाइकन्स। लाइकन्स कोई एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक्चुअली ये 2 in 1 ऑर्गेनिज्म है। इसमें 2 ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और देखने पे ऐसा लगता भी नहीं है कि लाइकन्स एक्चुअली 2 ऑर्गेनिज्म से मिलके बना है। लाइकन्स एक म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन है जिसको सिम्बायोसिस भी बोलते हैं। ये म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन किस किस के बीच में है? एल्गी और फंगी के बीच में। मतलब इसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को प्रॉफिट होता है। जो अल्गल कंपोनेंट है इसमें उसको फाइकोबायोंट बोलते हैं और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोंट बोलते हैं। एल्गी जो होती है ऑटोट्रॉफिक होती है, तो वो फूड प्रिपेयर करती है अपने लिए भी और फंगस के लिए भी, जबकि जो फंगस है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। वो क्या करता है, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, उसके लिए मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करके देता है, प्लांट को वाटर अब्जॉर्ब करके देता है। तो इट इज़ लाइक एक हाथ देना दूसरे हाथ लेना जैसा सिस्टम है, दोनों को फ़ायदा होता है। इस पिक्चर में मैंने शो किया है, इस तरह के लाइकन्स दिखते हैं। ये जो ब्लू ब्लू सा मैंने सर्कल जैसा ड्रॉ किया है, इसके अंदर जो लाइकन्स होते हैं ना, ये गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। ये आपको उन्हीं एरियाज़ में देखने को मिलेंगे जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है। दे आर वेरी सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड। जिन भी एरियाज़ की एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है, जहाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपको लाइकन्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लाइकन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स टू।